Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin, your physiology teacher. Okay guys, today we are going to start the third chapter of general physiology. If you remember, last class में हमने बात की थी about the cell membrane. For example, it is a cell. I told you guys that the outermost covering is cell membrane. Called what? Cell membrane. We have a nucleus and cytoplasm. लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है, किस चीज़ की कितनी परसेंटेज है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की थी इसके ऊपर. ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्रॉस करते हैं और हम एंटर होते हैं. सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हम सेल के अंदर जा रहे हैं. अब सेल के अंदर जब आए तो हम कहाँ पे पहुंचे? हम पहुंचे हैं साइटोप्लाज्म में. एंड यू रिमेंबर, आपको पता है ये हम 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते थे कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम्स, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में. ठीक है, तो अब हम आगे जो हमारा चैप्टर है, इट इज अबाउट द चैप्टर नंबर 3. इट इज अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स. हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को. ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो सबसे पहला वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द फर्स्ट ऑर्गेनेल वी नीड टू डिस्कस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, about the endoplasmic reticulum, remember it is the organelle. ठीक है, it is the organelle. ये क्या है? एक ऑर्गेनेल है. दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो किस्म के हैं, 2 टाइप्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे कितने टाइप्स है? हमारे पास 2 टाइप्स है. नंबर 1, we have a rough endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum. रेटिकुलम जो जैसे प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं. और दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये 2 किस्म के हैं हमारे पास क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इनके फंक्शन क्या है, ये असल में इनको रफ क्यों कहते हैं, इसको स्मूथ क्यों कहते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, याद रखें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर एग्जांपल आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर यू. फॉर एग्जांपल दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या है हमारे पास? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. अब याद रखें इसके ऊपर, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास इसी तरह स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं.
क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्रेन्यूल्स है ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को रफ बनाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो रिमेंबर, स्मॉल granules present on the surface of endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, not emergency, it is endoplasmic reticulum, make it rough, called rough endoplasmic reticulum। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब ये ग्रेन्यूल जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, ग्रेनुलर, I'll say also known as ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब सर व्हाट आर दीज ग्रेन्यूल्स? रिमेंबर, दीज ग्रेन्यूल्स have what? Have ribosomes। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, और राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम्स सिंथेसाइज, ये बनाता है सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, अब दिस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन कॉल्ड व्हाट? इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में प्रोटीन प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉल्ड ट्रांसलेशन। कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला फंक्शन जो है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो लैंग्वेज वाला ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दूसरा, जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए तो ये प्रोटीन, अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल फंक्शन करे, ये प्रॉपर फंक्शन करे, तो इसके लिए क्या जरूरी है? इन प्रोटीन्स का फोल्डिंग जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, जो ट्रांसलेशन हुई है, ये प्रॉपर फंक्शन करे, तो इसके लिए इन प्रोटीन्स का क्या जरूरी है? इन प्रोटीन्स का जरूरी है फोल्डिंग। ठीक है, सो दूसरा, ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करता है? दूसरा, पहला ट्रांसलेशन करता है, दूसरा इस प्रोटीन की फोल्डिंग करता है। सो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स करता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन किस तरह करता है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो रिमेंबर, जब प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाए, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को मिलाता है एक दूसरे प्रोटीन के साथ, जिसको हम कहते हैं चिपरॉन्स प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन मिक्स हो जाते हैं किसके साथ? चिपरॉन प्रोटीन्स के साथ। चिपरॉन प्रोटीन्स आल्सो नोन एज हीट शॉक प्रोटीन्स। इसको हम हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, HSPS। अब याद रखिए, जब ये प्रोटीन चिपरॉन्स के साथ मिल जाते हैं तो इन प्रोटीन्स की क्या हो जाती है? इन प्रोटीन्स की हो जाती है फोल्डिंग। इसकी क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है,
अगर इन केस ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो गए हैं, अगर इन प्रोटीन्स की फोल्डिंग ना हो जाए, क्या हो जाए, इसकी प्रोटीन फोल्डिंग नहीं हो जाए, ना हो जाए, तो हमारे पास जो प्रोटीन होंगे उसको हम फिर क्या कहते हैं, मिस फोल्डिंग प्रोटीन कहते हैं, मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स। और जब याद रखें, जब भी सेल के अंदर मिस फोल्डिंग प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो फोल्ड नहीं हुए हैं, उसकी अकुमुलेशन हो जाती है, तो ये हमारे पास सर्टेन डिजीजेस कराते हैं। ठीक है, मिस फोल्डिंग प्रोटीन डिजीजेस कराते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से। बट फॉर नाउ रिमेंबर कि ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, मिस फोल्डिंग प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जब इनिशियली मिस फोल्डिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाए, तो इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस मिस फोल्डिंग प्रोटीन को ये कंबाइन करता है विद अनदर प्रोटीन नोन एज यूबीक्विटिन। ये मिस फोल्डिंग प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं विद यूबीक्विटिन, और जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये यूबीक्विटिन क्या करता है, इन मिस फोल्डिंग प्रोटीन को ट्रांसफर करता है कहां पे, प्रोटियोसोम में, प्रोटियोसोम्स में। और जब ये प्रोटियोसोम्स में हमारे पास चले जाते हैं, तो वहां पे इन मिस फोल्डिंग प्रोटीन की क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, ये डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर इन मिस फोल्डिंग प्रोटीन की डिग्रेडेशन ना हो जाए, ठीक है, तो रिमेंबर ये मिस फोल्डिंग प्रोटीन सेल को कहां पे लेके जाते हैं, ये सेल को डेथ की तरफ लेके जाता है, सेल डेथ हो जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास पहला क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन करता है विद द हेल्प ऑफ चिपरॉन्स। जब मिस फोल्डिंग हो जाए, तो उन मिस फोल्डिंग प्रोटीन को यूबिक्विटिन के साथ मिला के प्रोटियोसोम में बेचता है, और वहां पे इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। ये प्रोसेस जिसमें मिस फोल्डिंग प्रोटीन को यूबिक्विटिन के साथ मिलाया जाता है और प्रोटियोसोम में भेजा जाता है फॉर द डिग्रेडेशन, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, और उनका नाम है, इस प्रोसेस का नाम है ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्टेड डिग्रेडेशन, ERAD। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्टेड डिग्रेडेशन, यानी ये जो डिग्रेडेशन हुई है मिस फोल्डिंग प्रोटीन की, ये किसने असिस्ट की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने की है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ERAD कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, वेरी गुड। नाउ अगर इन केस हमारे पास ये मिस फोल्डिंग प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाए, सेल के अंदर अकुमुलेट हो जाए, accumulation of misfolding proteins, ठीक है, ये काज करता है certain diseases, causes certain diseases, जिनमें सबसे पहला वाला जो डिजीज है, इट इज कॉल्ड प्रियन डिजीज। नाम सुना है कभी, प्रियन डिजीज। याद रखे, ये प्रियन डिजीज जो है, इसके अंदर क्या होता है, रिमेंबर, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रियंस प्रोटीन होता है, यानी जो प्रियंस प्रोटीन है इनकी मिसफोल्डिंग हो जाती है। अब रिमेंबर, जो हमारे पास CNS सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे पास एक किस्म की प्रोटीन बनाता है, सिंथेसाइज अ प्रोटीन कॉल्ड PRPC प्रोटीन। ये किस्म की प्रोटीन बनाती है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PRPC की। अगर इन PRPC प्रोटीन की क्या हो जाए,
मिस फोल्डिंग हो जाए, यानी इसकी फोल्डिंग ना हो जाए, फोल्डिंग इसकी मिस हो जाए, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है, अकुमुलेट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ PRPSC प्रोटीन। ठीक है, और ये PRPSC प्रोटीन हमारे पास एक डिजीज कराता है जिसको हम कहते हैं, उस डिजीज का नाम है क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज। ये हम फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ रिमेंबर कि क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मिसफोल्डिंग ऑफ PRPC प्रोटीन, या इट इज बिकॉज ऑफ द मिसफोल्डिंग ऑफ प्रियन प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा डिजीज कराता है? डू यू रिमेंबर वी हैव अ प्रोटीन ए बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन, ए बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाए, सो रिमेंबर मिसफोल्डिंग ऑफ दिस प्रोटीन causes a disease called very familiar disease. Can anyone guess? कौन सी डिजीज करा सकता है? शाबाश, think about it. Very good. It is Alzheimer disease. It is Alzheimer disease या Alzheimer disease. ठीक है, सो मिसफोल्डिंग ऑफ ए बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन काज विच डिजीज? अल्जाइमर डिजीज। तो रिमेंबर, रव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है? ट्रांसलेशन, फोल्डिंग और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असिस्टेड डिग्रेडेशन। ये तीन फंक्शन कराता है कौन? रव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर मिसफोल्डिंग ना हो जाए, सो वी हैव अ डिजीजेस लाइक क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज। क्लियर? वेरी गुड. Now we have another type of endoplasmic reticulum which is known as smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum. What is smooth endoplasmic reticulum? Again I am repeating, दिस इज नोन एज, देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या थे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, इस वजह से इसने सरफेस को रफ बनाया था, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इनका सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER, नो ग्रेन्यूल्स present on the surface of ER. ठीक है, also known as, दूसरा नाम ग्रेन्यूल्स नहीं है ना, तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब इसकी फंक्शंस क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस क्या है? इधर पे लिख लेता हूं। रफ की तो तीन थी, ट्रांसलेशन, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड ER असिस्टेड डिग्रेडेशन। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है हमारे पास फंक्शन क्या है? रिमेंबर, नंबर 1, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में याद रखें, ये हमारे पास स्टीरॉइड्स हार्मोन की सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन करता है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स हार्मोन। ठीक है, दूसरा
ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखें ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है, मेनली प्रेजेंट इन, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रेजेंट होता है कहां पे, मेनली प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स। ये मेनली हमारे पास स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की स्टोरेज करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पहला फंक्शन स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तीसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तीसरा क्या फंक्शन करता है। ठीक है, रिमेंबर तीसरा ये हमारे पास फंक्शन करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, तीसरा ये हमारे पास करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर सर्टन फॉरेन बॉडीज, या बस सिंपल याद रखें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स करता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल कभी कभी आप क्या करते हो, फीवर के लिए पैरासीटामोल लेते हो, ठीक है, कोई जीआईटी प्रॉब्लम्स के लिए आप मेट्रोनिडाजोल लेते हो या कुछ और ड्रग्स आप करते हो। ठीक है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, मेनली अकर इन लीवर सेल। उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कहां पे होती है, मेनली लीवर में होती है, लीवर सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब याद रखिए व्हाई द डिटॉक्सिफिकेशन मेनली अकर इन लीवर सेल, व्हाई नॉट इन स्प्लीन, why not in gallbladder or in any other location, because liver cell contains a special type of enzyme called cytochrome P450। ठीक है, ड्यू टू दिस एंजाइम द लीवर इज एबल टू डिटॉक्सिफाई सर्टेन ड्रग्स। क्लियर, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनेल विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी सेकेंड ऑर्गेनेल ऑफ द सेल विच इज Golgi apparatus, Golgi apparatus या Golgi। Okay, the second one is Golgi apparatus. Golgi apparatus, it is also one of the organelle which is present in the cytoplasm of the cell. Remember, we need to discuss the functions of Golgi apparatus कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, वेरी गुड, रिमेंबर नंबर 1, इधर पे देखे फॉर एग्जांपल दिस इज RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक फंक्शन था जिसको हम कह रहे थे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन याद है, जब ट्रांसलेशन पे प्रोटीन बन जाते हैं तो ये प्रोटीन हमारे पास ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पे, गोल्गी एपैरेटस में। ठीक है,
तो ये जब प्रोटीन जो ट्रांसलेशन हुई है, जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हुई है, जब ये गोल्गी एपैरेटस में आ जाता है तो ये गोल्गी एपैरेटस इन प्रोटीन्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कराती है। अब ये जो मॉडिफिकेशन ये कराता है, इट इज बिफोर द ट्रांसलेशन या आफ्टर द ट्रांसलेशन? इट इज आफ्टर द ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ है। तो दिस मॉडिफिकेशन इज अकर आफ्टर द ट्रांसलेशन। सो रिमेंबर कि गोल्गी एपैरेटस सबसे पहला जो कराता है वो क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कराता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। आरईआर में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो प्रोटीन कहां पे ट्रांसफर होते हैं? गोल्गी एपैरेटस में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। दूसरा, किस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किस तरह कराते हैं? रिमेंबर, ये जो गोल्गी एपैरेटस है इट एड करता है क्या? कार्बोहाइड्रेट साइड चेन टू प्रोटीन्स। ये इन प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट साइड चेन अटैच कराता है, ठीक है, ऐड कराता है। इसको हम कहते हैं क्यों कराता है ये कार्बोहाइड्रेट साइड चेन प्रोटीन को ऐड क्यों कराता है? फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, ताकि ये प्रोटीन सर्टेन मीडियम्स में स्टेबल हो। उस स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास गोल्गी एपैरेटस कार्बोहाइड्रेट साइड चेन ऐड कराता है प्रोटीन्स को, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब दूसरा, अच्छा, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है ग्लाइकोजिलेशन। ग्लाइकोजिलेशन सिंपल सी बात है, एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट साइड चेन टू प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिलेशन। सो ग्लाइकोजिलेशन कराता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में। दूसरा, ये हमारे पास कराता है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की सॉर्टिंग कराता है। व्हाट डज इट मीन सर? रिमेंबर, जब कभी भी हमारे पास प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स के साथ ये ऐड कराता है, ऐड मेनोज 6 फॉस्फेट। ये गोल्गी एपैरेटस ऐड मेनोज 6 फॉस्फेट इनटू प्रोटीन्स, ठीक है, फॉर टू ट्रांसफर इट टू लाइसोसोम। अगर कोई एबनॉर्मल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स को गोल्गी एपैरेटस ने क्या करना है? खत्म करना है। अब खत्म कैसे करेगा? वो खत्म ऐसे करेगा कि ये गोल्गी एपैरेटस मेनोज 6 फॉस्फेट इसके साथ अटैच करेगा। जब ये मेनोज 6 फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाए तो ये प्रोटीन जाएंगे कहां पे? लाइसोसोम में। यानी प्रोटीन्स के लिए लाइसोसोम में जाने के लिए जो रास्ता है वो कौन सा है? मेनोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है। अगर इनकेस मेनोज 6 फॉस्फेट इसके साथ ऐड ना हो जाए तो फिर क्या होगा? अक्युमुलेशन ऑफ प्रोटीन होगी, अक्युमुलेशन ऑफ सर्टेन एबनॉर्मल प्रोटीन होगी। और ये हमारे पास अक्युमुलेशन ऑफ सर्टेन एबनॉर्मल प्रोटीन हमारे पास कराता है
सेल डिजीज, और आई सेल डिजीज को हम दूसरा नाम देते हैं ऑक्लूजन बॉडीज। ये डिजीज कराता है, ठीक है। सो दूसरा हमारे पास गोल्गी एपैरेटस का दूसरा फंक्शन क्या है? सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन के अंदर एड मेनोज फॉस्फेट इनटू प्रोटीन, ये एडिशन ऑफ मेनोज 6 फॉस्फेट इनटू प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड टैगिंग। इसको हम क्या कहते हैं? टैगिंग कहते हैं। तो ये टैगिंग कराता है टू ट्रांसफर प्रोटीन इनटू लाइसोसोम फॉर द डिस्ट्रक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। This is the second function of Golgi apparatus. Clear up to this? Very good. Now we are going to discuss the structure of Golgi apparatus. Structure. Structure में याद रखें Golgi apparatus contain 3 parts. इसके अंदर 3 parts होते हैं Golgi apparatus के अंदर। एक को हम कहते हैं सिस एंड, दूसरे को हम कहते हैं गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर, और तीसरे को हम कहते हैं ट्रांस एंड, ठीक है, ट्रांस एंड। अब इधर देखिए, यहां पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रेड इज फर्दर कनेक्टेड इनटू ब्लू and then blue is connected with the green। अब देखें, ये जो हमारे पास रेड है इट इज सिस एंड। ये कौन सा है? सिस एंड है। ब्लू जो है इट इज गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर, और जो ग्रीन है इट इज ट्रांस एंड, ठीक है। अब याद रखें, ये जो सिस एंड है इट इज नियर टू दिस सिस एंड इज नियर टू RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स होते हैं तो ये प्रोटीन्स हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको देता है? सिस एंड को देता है। यानी सिस एंड इज नियर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सिस एंड है ये क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेता है, इसलिए सिस एंड को हम कहते हैं रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड, व्हाई इट इज कॉल्ड रिसीविंग एंड? बिकॉज इट रिसीव प्रोटीन्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जब ये प्रोटीन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस सिस एंड में आ जाते हैं तो गोल्गी एपैरेटस का जो सिस एंड है ये इसको ट्रांसफर करता है कहां पे? गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर में। गोल्गी एपैरेटस प्रॉपर इसमें क्या कराता है? मॉडिफिकेशन कराता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन गोल्गी एपैरेटस के प्रॉपर पार्ट में होता है। अब देखें, जब इसके अंदर इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है तो दीज प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वेसिकल्स, ठीक है। ये वेसिकल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं एंड दीज वेसिकल्स इज फर्दर ट्रांसफर बाय द ट्रांस एंड। ये ट्रांस एंड इसको आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसलिए ट्रांस एंड को दूसरा नाम देते हैं ट्रांसफरिंग एंड, ठीक है।
इसके अलावा इसको ट्रांसफरिंग एंड या रिलीजिंग एंड, ठीक है। और गोल्गी एपैरेटस के अंदर मेनली हमारे पास क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पीटीएम, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्गी एपैरेटस। इट इज अ ऑर्गेनेल्स। फंक्शन क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर क्या इसमें सिस एंड है, गोल्गी एपैरेटस प्रोपस है एंड ट्रांस एंड है। क्लियर अप टू दिस? Very good. Now we are going toward the third organelle, which is known as lysosome. The third one is lysosomes. ठीक है। अब देखिए, कभी कभी आपके साथ कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत ही फजूल फालतू जो आपके काम के नहीं होते, तो आप उनके साथ क्या करते हो, रिसाइकल बिन में बेचते हो कि नहीं बेचते हो, ठीक है, डिलीट करके रिसाइकल बिन में बेचते हो। तो इसी तरह अगर सेल के अंदर कोई भी चीज एबनॉर्मल हो, फालतू हो, काम का नहीं हो, तो उन चीजों को हम बेचते हैं रिसाइकल बिन ऑफ द सेल को, विच इज नोन एज लाइसोसोम। सो रिमेंबर, लाइसोसोम इज द रिसाइकल बिन ऑफ द सेल, रिसाइकल बिन ऑफ द सेल, ठीक है। अब याद रखिए, इस लाइसोसोम के अंदर जब रिसाइकल बिन में चले जाते चीजें, तो चीजों की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है लाइसोसोम में, डिस्ट्रक्शन। और ये डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ एसिड की वजह से होता है, इसलिए इस डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं एसिड मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन, एसिड मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये एसिड मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, रिमेंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइसोसोम, ठीक है, ये एक लाइसोसोम है। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ पंप होते हैं और इन पंप को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन पंप। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन पंप, या इसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस हाइड्रोजन आयन पंप की वजह से हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन, मेनी हाइड्रोजन आयन कम्स इनसाइड टू द लाइसोसोम। अब ये जो हाइड्रोजन आयन इनसाइड द लाइसोसोम आते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग पीएच को डिक्रीज करते हैं, और जब पीएच डिक्रीज हो जाए तो इट विल बी एसिडिक। ये क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो जब एसिडिक मीडियम होगा तो आप कोई भी चीज उस एसिडिक मीडियम में डालते हो तो वहां पे उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन किसकी वजह से, एसिडिटी की वजह से, इसलिए इसको कहते हैं एसिडिक मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप किसी चीज में तेजाब ले और तेजाब में कोई भी चीज आप डालते हो, वो खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती, इसी तरह ये भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जब आप किसी चीज में, कभी कभी इस तरह भी होता है कि हम किसी प्लास्टिक की बोतल में या किसी चीज में एसिड डालते हैं, तो कभी कभी ये हो जाता है कि ये जो एसिड है ये उस बोतल को भी खत्म कर देती है। या आप कभी अपने चमड़े पे सेल डालते हो तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ये सेल को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो लाइसोसोम है, इनके इस मीडियम में एक कभी कभी इतनी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है कि ये लाइसोसोम खुद ब खुद भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है इस एसिडिटी की वजह से। इसलिए रिमेंबर कि हमारे पास लाइसोसोम की खुद डिस्ट्रक्शन की वजह से इसको एक दूसरा नाम देते हैं, विच इज नोन एज
also known as suicidal bags। ठीक है, इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम के बारे में याद रखें कि लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो एसिड हाइड्रोलेसिस और एसिड प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एसिड हाइड्रोलेसिस एंड एसिड प्रोटीएजेस। तो लाइसोसोम का पहला क्या है? इट इज द रिसाइकल बिन ऑफ द सेल। इसमें डिस्ट्रक्शन होती है, एसिड मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम है इट इज एसिड हाइड्रोलेसिस एंड एसिड प्रोटीएजेस। ठीक है, ये लाइसोसोम का एक और फंक्शन भी है एंड दिस फंक्शन इज नोन एज ऑटोफेजी। कभी नाम सुना है ऑटोफेजी का? ठीक है, ऑटोफेजी कराता है लाइसोसोम। कैसे? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन का जो लेवल है किस चीज में ज्यादा होता है, कौन से पार्ट ऑफ द सेल में प्रोटीन का लेवल हाई होता है? एनीवन कैन टेल मी which part of the cell having a high content of protein? Very good, it is mitochondria। It is mitochondria। ठीक है, अब रिमेंबर, कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि ड्यूरिंग स्टारवेशन हमारे पास क्या होता है, ये जो लाइसोसोम है, जब बंदे को ज्यादा भूख लग जाती है और उसको कुछ नहीं मिल रहा खाने को, तो ये जो बॉडी के लाइसोसोम्स है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एनगल्फ करता है, एनगल्फ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ये खा लेता है लाइसोसोम। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम इसको एनगल्फ करता है तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जब माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स। क्योंकि मैंने बताया था ना कि प्रोटीन का हाई लेवल कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां से प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं और जब ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इन प्रोटीन की क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाती है और मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे पास क्या होता है, जेनरेट एनर्जी। आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक साउथ इंडियन मूवी देखी है जिसका नाम था द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लाइक समथिंग, द गोट नाम था उसका। ठीक है, एक साउथ इंडियन मूवी है जिसमें जो हीरो है वो सऊदी अरेबिया में चला जाता है एंड वहाँ पे उसके साथ कुछ होता है जो उसको भूखा रखता है, जो उसका मालिक होता है वगैरह वगैरह, उसकी किस तरह कहानी है। अब अगर उसको देखे तो वहां पे जो भूख है, स्टारवेशन है, उसकी एक्सट्रीम होती है, उस मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि उसको 3-3 दिन तक खाना नहीं देता वो। ठीक है, तो रिमेंबर ऐसे कंडीशंस में जब बंदे को इंतहाई भूख लग जाती है और उसको एनर्जी सोर्स और कुछ भी नहीं है, तो इस दौरान हमारे बॉडी के जो लाइसोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ करता है, वहां पे स्टोर प्रोटीन को क्या करता है, रिलीज करता है, इसको मेटाबॉलिज्म करता है और वहां से एनर्जी जो है ना हमारे पास रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है जो लाइसोसोम इनगल्फ करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेजी। और ये ऑटोफेजी किसका फंक्शन है, लाइसोसोम का। अभी रिसेंटली इस ऑटोफेजी की वजह से, इसकी डिस्कवरी की वजह से जो इसका साइंटिस्ट था उसको जो है ना हमारे पास वो नोबेल प्राइज अवार्ड भी जो है ना दिया गया था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड ऑर्गेनेल ऑफ द सेल व्हिच इज लाइसोसोम। If you have any question, please put your question in the comment section. We will answer you. इंशाल्लाह remaining organelles हम next class में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।